दोस्तों यादगार इसलिए है, यह महफिल दिलदारों से बनती है, दिलदारों से यह महफिल सजती है। तो अगर आप भी 12th क्लास की कंप्लीट कोर्स को कवर करना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए है। अगर आप बोर्ड्स में अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, अगर आप जेईई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं, जेईई मेंस में अच्छा परसेंटाइल लाना चाहते हैं, नीट को फोड़ना चाहते हैं, तो ये सीरीज दोस्तों आप सभी के लिए है। अगर 11th क्लास में आपने काफी ज्यादा पढ़ाई नहीं की और चिंता आपके दिमाग में है तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए यादगार सीरीज लेकर आए हैं और इस यादगार सीरीज को यादगार बनाया जाएगा। अब 11th क्लास का सिलेबस कैसे होगा, 12th का तो देखिए यादगार सीरीज में हो ही जाएगा। 11th क्लास के लिए जल्द ही एक सेपरेट सीरीज लॉन्च होगी जहां पर हम 11th क्लास के कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है, मोटिवेशन को बिल्कुल अपने अंदर भर लेना है और इस मोटिवेशन को बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देना है। जितनी मोटिवेशन आज आपके अंदर है, जितनी मोटिवेशन आपको उस आखिरी दिन भी रखनी है, जिस दिन आप पेपर से बाहर निकलेंगे उस दिन भी उतनी मोटिवेशन होनी चाहिए, रिजल्ट के लिए होनी चाहिए कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बेहतरीन आएगा, क्योंकि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, हमने पेपर को फोड़ दिया है। ये सब कुछ दोस्तों तभी हो पाएगा जब हम मेहनत करेंगे, टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। मेहनत कैसे करनी है, देखिए जो भी आपको डिलीवर किया जाए, सुंदर सुंदर राइटिंग में आपको क्लास नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बार बार रिवाइज करना है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे, आप भी बना सकते हैं, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, जैसे आज की सेशन के बाद प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मैं दूंगा, आप ट्राई कीजिएगा। जितना कंटेंट आज डिलीवर होगा उससे रिलेटेड प्रैक्टिस भी होगी साथ साथ। डरना नहीं है, YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट आपको डिलीवर होगा, चिंता मत कीजिए। मेरी इंटेंशन हमेशा ये रहेगी, जब भी मिलेंगे रसायन की मुलाकात यादगार। हाँ, मैं आपके लिए केमिस्ट्री को सिंपल बनाऊंगा और आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बनाऊंगा केमिस्ट्री को, और केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मुझसे मिलने के बाद आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। एक चैप्टर आप मेरे साथ साथ फॉलो कीजिए, उसके बाद देखिए कोई भी बुक आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। आप बिल्कुल भन्नाट हो जाएंगे, एकदम जैसे भन्नाट सर के अंदाज में बोलते हैं, बिल्कुल भन्नाट हो जाएंगे, आप भी बिल्कुल भन्नाट हो जाएंगे। केमिस्ट्री में आप मचा पाएंगे, बस मेरे साथ रहना है, फॉलो करना है, और देखिए यही हमारे लिए मोटिवेशन है। हमारे साथ बने रहें और फॉलो कीजिए, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। 12th क्लास का पूरा कोर्स आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हुए हायर लेवल तक, जो भी लेवल इस इंडस्ट्री में होता है वो लेवल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बड़े बड़े ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जितना पढ़ाया जाता है उससे ज्यादा आपको यहाँ पर डिलीवर किया जाएगा। तो मजा आने वाला है। एक धमाकेदार अंदाज में सॉलिड स्टेट को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर्स का जो भी सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस को हमें फॉलो करना है। चलिए अब थोड़ा सा मेरे बारे में काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई, अब कुछ बातें मेरे बारे में। काफी सारे स्टूडेंट्स जानते भी नहीं होंगे और काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते भी होंगे। तो देखिए, ये मेरा फर्ज बनता है मेरे बारे में बताने का। माय नेम इज अमित कुमार। काफी बार सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक्स को गाइड करने के बाद बच्चा पार्टी इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर अब बारी आपकी है। अगर आप जेईई क्रैक करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, नीट को फोड़ना चाहते हैं, तो आप आसानी के साथ अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इन सभी एंट्रेंस को आप फोड़ पाएंगे जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, कंप्लीट कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। अब चिंता नहीं करनी है, अब डर को छूमंतर कर देना है। तो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, तो अप्रैल 14 से अनअकैडमी ऐप पर हमारा बैच लॉन्च होगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं आइकॉनिक और प्लस को, ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट मिल पाए। क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है।
देखिए दोस्तों, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंटेंट आपको डिलीवर किया जाएगा। अब बिल्कुल नहीं डरना है, घबराना नहीं है। हमारी इंटेंशन बिल्कुल साफ है, इस सीरीज को यादगार बनाना है, हिट बनाना है। इसके लिए हमें केवल और केवल आपके साथ की जरूरत है। अगर आपका साथ होगा फिर देखिए हम भी फोड़ देंगे, हम भी मचा देंगे। तो इसके लिए आप भी हमारे साथ बने रहें और सीरीज को यादगार बनाइए। हमारे लिए यही मोटिवेशन है। हमें पूरा कंटेंट पूरी शिद्दत के साथ आपको डिलीवर करना है। कुछ भी मिस नहीं होगा यूट्यूब पर, टेंशन मत लीजिए। अगर आप कुछ भी एक्स्ट्रा अफोर्ड नहीं कर सकते तो बस हमें फॉलो कीजिए। इससे ही आप जेईई एडवांस्ड, जेईई मेंस और नीट को फोड़ सकते हैं। इन एग्जाम्स में आप मचा सकते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपके सामने है। देखिए, अगर आप प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स आपके सामने है और डिटेल्स आपके सामने है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को स्टार्ट करना है। हमें एनसीईआरटी बुक में जो भी चैप्टर्स का सीक्वेंस गिवन है उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है और धमाकेदार अंदाज में एक के बाद एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। आज हमें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की बात करनी है, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं जिनको सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर्स हैं और रिमेनिंग चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, यानी 7 चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। टोटल एनसीईआरटी बुक में 16 चैप्टर्स हैं। हमें सबसे पहले 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, उसके बाद 4 चैप्टर्स को, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 7 चैप्टर्स को। जहां जहां पर 11th क्लास से हमें टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना होगा, वहां वहां पर डिटेल में 11th क्लास में जाकर आपको अंडरस्टैंड करवाया जाएगा। यानी 12th क्लास की जो भी टॉपिक 11th क्लास के टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वहां पर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आपको पूरा इलेबोरेट किया जाएगा। मैं ये मानकर आपको पढ़ाऊंगा कि 11th क्लास आपकी वीक है। जिन स्टूडेंट्स की 11th क्लास स्ट्रॉन्ग है उनके लिए देखिए धीरे धीरे हम लोग लेवल को अप करते जाएंगे और फाइनली हम फाइनल लेवल अटेन कर लेंगे, जो आपकी डिमांड है, जो आप चाहते हैं। अगर आपकी 11th क्लास काफी अच्छी है, बेस मजबूत है, फिर भी आपको एक अच्छा लेवल प्रोवाइड किया जाएगा। यानी जैसा भी क्राउड है, इस पूरे क्राउड को हमें एड्रेस करना है। तो दोस्तों, आखिरकार ये सॉलिड्स क्या है? हमारे चारों तरफ काफी सारे सॉलिड्स हैं, जैसे ये मार्कर, ये बोर्ड, कैमरा, ये सब सॉलिड है। आपकी चारों तरफ भी काफी सारी चीजें सॉलिड्स होंगी। आखिरकार ये सॉलिड्स होते क्या है? ध्यान से देखिए। इन सॉलिड स्टेट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। इन सॉलिड्स की क्या खास बात है? इन सॉलिड्स की खास बात ये, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड है। दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड कैन नॉट मूव एट रैंडम। ऐसा तो नहीं है इस मार्कर का एक पार्टिकल इधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये पार्टिकल्स देखिए इस प्रकार से अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड हैं, ऐसे रैंडमली मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं। दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जी हाँ, वाइब्रेट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये वाइब्रेशन हमें फील नहीं होती है, ये इतनी कम है कि आपको फील नहीं हो पाएगी, कम टेम्परेचर पर फील नहीं हो पाएगी। दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन के अबाउट ये वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं। और ये वाइब्रेशन टेम्परेचर ज्यादा होगा, गर्म कर देंगे तो ज्यादा होंगी। जी हाँ, एनर्जी इंक्रीज होगी, उस केस में वाइब्रेशन ज्यादा होंगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाइब्रेशन ज्यादा हो जाएंगी। इसके बाद हमें देखिए क्या अंडरस्टैंड करना है। सॉलिड्स के बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट बातें, जनरल बातें सॉलिड्स के बारे में जो आप जानते हैं, ये सभी बातें हमें अंडरस्टैंड करनी है। सॉलिड्स के बारे में देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए, सॉलिड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। ऐसे कंप्रेस करने पर, ऐसा नहीं है मार्कर को मैंने कंप्रेस किया
तो पिचक गया ये, ऐसा नहीं है। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल, ये सारी बातें आप जानते भी हैं, लेकिन एक साथ पता होनी जरूरी है। एक साथ पता होंगी तभी तो एग्जाम में याद आ पाएंगी। हमें सब्जेक्टिव एग्जाम की भी साथ साथ में ही प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा सोचिए सॉलिड्स के बारे में, आपके दिमाग में क्या है? सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा होती है। देखिए पॉइंट नंबर 4, सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉलिड्स की क्या होती है? डेफिनेट होती है। एंड डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, आकार भी सॉलिड्स का क्या होता है? डेफिनेट होता है। इसके अलावा देखिए सॉलिड्स के बारे में और क्या जानते हैं? इसके अलावा हम सॉलिड्स के बारे में ये जानते हैं, सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं ये स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या भी जानते हैं? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। और देखिए सॉलिड्स की डिफ्यूज होने की टेंडेंसी काफी कम होती है। दे हैव वेरी लेस टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन, दे हैव वेरी लेस टेंडेंसी ऑफ डिफ्यूजन। हाँ, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, स्टेट चेंज होगी, उस केस में डिफ्यूजन की टेंडेंसी को इंक्रीज किया जा सकता है। जैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस केस में डिफ्यूजन की टेंडेंसी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज हो सकती है। इसके अलावा देखिए अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर क्या होगा? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर लो होगा। लो वेपर प्रेशर, लो वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, क्या डेफिनेशन होती है, इसकी ज्यादा डिटेल आप लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर जानेंगे। ये भी हमारा 12th क्लास का पार्ट है, टेंशन नहीं लेनी है। ये सभी पॉइंट्स जल्दी से याद कर लेने हैं। अगर ये सभी पॉइंट्स आपने जल्दी से याद कर लिए हैं तो देखिए इन पॉइंट्स को वन बाय वन एक बार फिर से देखते हैं, अच्छे से फील करते हैं, अपने दिमाग में फिट करते हैं। ध्यान से देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। पॉइंट नंबर 1 ये हम जानते हैं। ये हमारे सामने एक ईंटा है, एक पत्थर है। अगर आप सोचेंगे इसके आकार को हमें चेंज करना है, इसको उठाकर किसी को मारेंगे, मारना नहीं है वैसे, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान सकते हैं, इसको उठाकर किसी को मारेंगे तो क्या होगा? सामने वाले का आकार बिगड़ जाएगा, इसका आकार चेंज नहीं होगा। यानी डेफिनेट इसका आकार होगा, साइज होगा, वॉल्यूम होगी। सॉलिड का आकार यानी सॉलिड की शेप, साइज, वॉल्यूम, ये क्या है? डेफिनेट है। इस पॉइंट को जल्दी से याद कर लेना है। इसका आकार, इसकी शेप, साइज और वॉल्यूम ये क्या होंगे? ये होंगे डेफिनेट। इस पॉइंट को अगर आपने नोट कर लिया है तो इसके बाद बारी पॉइंट नंबर 2 की। सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। इसको कंप्रेस करता हूं मैं, देखिए इसको कंप्रेस करता हूं, कि इसका आकार चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। कंप्रेस करने पर आकार चेंज नहीं हुआ, इसका क्या मीनिंग है? ये इनकंप्रेसिबल है। जी हां, इनकंप्रेसिबल है। पॉइंट नंबर 3 आपके सामने, सॉलिड्स आर मेनली क्रिस्टलाइन इन नेचर। सॉलिड्स मेनली क्रिस्टलाइन होते हैं। ये क्रिस्टलाइन क्या बला है? आखिरकार सॉलिड्स क्रिस्टलाइन है तो क्रिस्टलाइन का क्या मीनिंग है? दीज क्रिस्टल्स हैव डेफिनेट पैटर्न ऑफ एंगल्स एंड प्लेन्स। जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होगी ये रेगुलर होगी। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर। ध्यान से देखिए, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर, पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर होगी। इससे क्या होगा? इससे प्लेन्स के बीच का एंगल, जी हां, डेफिनेट हो जाएगा। प्लेन्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा। तो डेफिनेट एंगल्स एंड प्लेन्स होंगे। ऐसा नहीं है, पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट टाइप के प्लेन्स मिल रहे होंगे, हमें प्लेन्स भी सिमिलर टाइप के मिल रहे होंगे,
और उनके बीच के एंगल भी क्या होगा, डेफिनेट होगा। ऐसा कब होगा, जब देखिए पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर होगी। इरेगुलर होगी तो कुछ भी गोलमाल हो सकता है। वैसे सॉलिड को अमोर्फस बोला जाएगा। नेचर को भी सिमेट्री पसंद है, और सिमेट्री किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है, सिमेट्री किसके कोरस्पॉन्डिंग होती है दोस्तों, सिमेट्री देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कोरस्पॉन्डिंग होती है। अगर सिमेट्री की बात की जाए, सिमेट्री होती है क्रिस्टलाइन के कोरस्पॉन्डिंग। इसीलिए नेचर का रूल है कि मेनली सॉलिड्स किस टाइप के होंगे, क्रिस्टलाइन टाइप के होंगे। और हमें भी ऐसे सॉलिड्स की स्टडी करनी है जहां पर पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट हो, ऐसा नहीं कुछ भी गोलमाल हो। उस केस में फिर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना होगा, हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही स्टडी करनी होगी इस चैप्टर में, जहां पर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है। देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 के बाद अब बारी पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज जनरली ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स की डेंसिटी गैसेस एंड लिक्विड्स की डेंसिटी से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखिए। डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स ज्यादा क्यों है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है। यह आप जानते होंगे, सॉलिड्स कॉम्पैक्ट होते हैं, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा है, तो पार्टिकल पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम है, यानी वॉल्यूम कम होगी। अगर वॉल्यूम कम होगी, ध्यान से देखिए, सॉलिड्स कॉम्पैक्ट है, वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी ज्यादा होगी। सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी हाई होगी इन कंपैरिजन टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ गैस। चलिए इसके बाद बारी है पॉइंट नंबर 5 की। सॉलिड्स डिफ्यूज वेरी स्लोली कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। देखिए पार्टिकल्स वैसे तो इस मार्कर के सॉलिड के इधर उधर मूव करते नहीं हैं, तो फिर डिफ्यूजन की बात क्यों की गई है। हायर टेम्परेचर पर देखिए पार्टिकल्स की मूवमेंट हो सकती है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग होगी तो डिफ्यूजन होगा। क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिफ्यूजन की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी। जी हां, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीजेस। आई होप आप ये जानते होंगे, केमिकल बॉन्डिंग में आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप ये जानते हैं तो चलिए इसके बाद बारी है पॉइंट नंबर 6 की। ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 6 में हमें क्या अंडरस्टैंड करना, मोस्ट ऑफ सॉलिड्स मेल्ट ऑन हीटिंग एंड बिकम लिक्विड्स। जी हां, सॉलिड को हीट करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीजेस एंड स्टेट चेंजेस। देखिए स्टेट इस प्रकार से सॉलिड से लिक्विड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इसे बोला जाएगा मेल्टिंग। क्या बोला जाएगा, मेल्टिंग। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, सॉलिड से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको हीट करने पर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में तब्दील हो जाते हैं, इसे सब्लिमेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। किन किन सब्सटेंसेस के केस में सब्लिमेशन होता है, क्यों होता है, इसकी पूरी केमिस्ट्री हम आगे चलकर जानेंगे। अभी हमें इतना जानना है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, पार्टिकल्स पागल हो जाएंगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, देखिए या तो लिक्विड में, मेल्टिंग हुई तो सॉलिड्स कन्वर्ट होंगे लिक्विड में, या फिर गैस में, डायरेक्टली गैस में। इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलेंगे। अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुए तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाएगा। कौन कौन सब्लाइम हो सकते हैं, इसकी पूरी केमिस्ट्री हम आगे चलकर जानेंगे। आई होप आपने पॉइंट नंबर 6 को अंडरस्टैंड किया होगा। पॉइंट नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिए, द इंटरमोलिकुलर, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस between molecules is very short. Due to this,
द फोर्स बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मोलिक्यूल्स, आयंस इज वेरी स्ट्रोंग। देखिए सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं। हम आगे चलकर क्लासिफाई भी करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स को। वहां पर आप इस पूरी कहानी को जान पाएंगे। रसायन लीला में आप जान पाएंगे सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बेसिस पर हम आगे चलकर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिफाइन भी करने वाले हैं। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, आगे चलकर डिफाइन कर लेंगे। अभी मैंने आपको इतना बताया है सॉलिड्स के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनके बीच डिस्टेंस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ये देखिए ये होगा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ये होगा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डी। ध्यान से देखिए ये होगा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस डी। डी इज इंटर, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, इंटर पार्टिकल, सेंटर से सेंटर। एटम हुआ तो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, मॉलिक्यूल हुआ तो सेंटर से सेंटर, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ये क्या होगा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? काफी कम होगा, क्योंकि फोर्स काफी ज्यादा है, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन ज्यादा है। तो देखिए डिस्टेंस क्या होगा? काफी कम होगा। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंस शॉर्ट होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट कर लिया होगा। अगर आप इस पॉइंट को नोट कर चुके हैं तो चलिए दोस्तों, अब वक्त आ गया है सॉलिड्स को क्लासिफाई करने का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, नोट कीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, solids are classified into two categories, crystalline, amorphous। यहां पर देखिए मैटर की हम सॉलिड स्टेट की बात करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट की बात करने वाले हैं। और इन सॉलिड्स को हमने पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है। कौन कौन सी दो कैटेगरी हैं? क्रिस्टलाइन, अमोर्फस। क्रिस्टलाइन, अमोर्फस। क्या आपने इनके बारे में पहले भी सुना है? बिल्कुल सुना होगा। 9th और 10th क्लास में आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा। तो फिर देखिए यहां मैंने फिर से क्यों बताया? इसलिए बताया मैंने इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, एडवांस पार्ट को भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। आपको चिंता नहीं करनी, काफी सारे स्टूडेंट्स इस चिंता में भी होंगे ये तो बिल्कुल बेसिक है। आप देखना नेक्स्ट क्लास से देखना एडवांस पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, मजा आने वाला है। लेकिन बेसिक्स ही हमारे क्लियर नहीं होंगे तो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों जल्दी से हमें क्या करना है, नोटबुक के पेज को दो पार्ट में डिवाइड करना, बीच में लाइन लगानी है। एक तरफ क्रिस्टलाइन, दूसरी तरफ अमोर्फस सॉलिड्स की बात करनी है। चलिए क्लासिफाई कर लिया सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन, अमोर्फस की फॉर्म में। अब बारी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जानने की। आखिरकार किन सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोला जाता है और किन सॉलिड्स को अमोर्फस सॉलिड्स बोला जाता है, इसको जानने का दोस्तों वक्त आ गया है। और ये हमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बेसिस पर जानना है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर हुई तो क्रिस्टलाइन, इरेगुलर हुई तो अमोर्फस। जल्दी से नोट कीजिए, द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज रेगुलर, दे पोजेस डेफिनेट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। यहां देखिए अमोर्फस के केस में देखिए, द इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज इरेगुलर, दे डू नॉट हैव डेफिनेट ज्योमेट्री। यहां अरेंजमेंट इरेगुलर है और यहां रेगुलर है। कैसे रेगुलर है? ध्यान से देखिए, इस प्रकार से रेगुलर अरेंजमेंट होती है। ये ए टाइप का पार्टिकल है, ये ए टाइप का पार्टिकल है,
ये ए टाइप का पार्टिकल है, ये ए टाइप का पार्टिकल है। यहां देखिए, ये ए टाइप का पार्टिकल, ए टाइप का पार्टिकल, ए टाइप का पार्टिकल, ए टाइप का पार्टिकल। अब देखिए, ये है बी टाइप का पार्टिकल, ये बी टाइप का पार्टिकल, बी टाइप, बी टाइप, बी टाइप। जी हाँ, यहां देखिए बी टाइप, बी टाइप, बी टाइप। और यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप। यहां देखिए, ध्यान से देखिए, ये बी टाइप, बी टाइप, बी टाइप। मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपने क्या इमेजिन, क्या विजुलाइज किया। अगर ये ए टाइप पार्टिकल है, ये टाइप है, ए टाइप, और ये बी टाइप है, देखिए ये बी टाइप है। कमेंट सेक्शन में जाकर आप जल्दी से बताइए आपने यहां से क्या विजुलाइज किया। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट क्या है? सोचिए सोचिए, रेगुलर है। देखिए, ध्यान से देखिए, हर ए टाइप के पार्टिकल के बाद बी टाइप का पार्टिकल है, तो अरेंजमेंट रेगुलर हुई कि नहीं हुई? इस तरफ मूव करते हैं, इस तरफ मूव करते हैं, हर ए टाइप के पार्टिकल के बाद हमें देखिए बी टाइप का पार्टिकल मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? इस तरफ भी और इस तरफ भी। इस प्रकार से हमने देखिए रेगुलर अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड किया। यहां पर क्या होगा, यहां देखिए इरेगुलर अरेंजमेंट होगी इस प्रकार से, कहीं ए टाइप के पार्टिकल साथ होंगे और देखिए कहीं बी टाइप के पार्टिकल साथ होंगे, कहीं ऐसा भी होगा ए टाइप का पार्टिकल, फिर इसके बाद बी टाइप का पार्टिकल। ध्यान से देखिए, बी टाइप के पार्टिकल साथ होंगे इस प्रकार से, ए टाइप के पार्टिकल साथ होंगे, कहीं ऐसा भी होगा, ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा भी होगा, ए टाइप के पार्टिकल के बाद बी टाइप का पार्टिकल, फिर ए टाइप का पार्टिकल, ए टाइप के पार्टिकल के बाद बी टाइप का पार्टिकल। इस तरफ देखिए, बी टाइप का पार्टिकल, यहां बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, और ऐसा भी हो सकता है ए टाइप के पार्टिकल्स इस प्रकार से एक साथ हों। जी हाँ, ये तो इरेगुलर अरेंजमेंट है। जी हाँ, इरेगुलर अरेंजमेंट होगी, तभी तो इसे अमोर्फस बोला गया है। रैंडमली यहां देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं। ये तो बड़ी बेकार अरेंजमेंट है, और ये अरेंजमेंट बिल्कुल शानदार है, मस्त है बिल्कुल। जी हाँ, इस अरेंजमेंट के साथ सॉलिड्स को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अगर अरेंजमेंट रेगुलर हुई, इरेगुलर हुई तो कहीं पर भी ए टाइप हो जाएगा, कहीं पर भी बी टाइप हो जाएगा, हम देखकर नहीं बता पाएंगे पूरे सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसी है। हाँ, यहां पर हमें आइडिया मिल पाएगा अगर हम ये जानते हैं इतने पार्ट में ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप है, तो पूरे क्रिस्टल में ही ऐसा होगा ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप, बी टाइप, क्योंकि क्रिस्टलाइन है, रेगुलर अरेंजमेंट होगी। आई होप आपने इस रेगुलर अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड किया होगा और इस डेफिनेट अरेंजमेंट को आपने क्रिस्टलाइन के केस में अंडरस्टैंड किया होगा। ये देखिए, ये SiO2 है, सिलिकॉन 1 ऑक्सीजन 2, SiO2। ये केस है SiO2 का। क्या दोनों ही SiO2 हैं? जी हाँ, ये भी SiO2 है और ये भी SiO2 है। ध्यान से देखिए, ये SiO2 क्वार्ट्ज है। SiO2 की दो फॉर्म है, एक क्वार्ट्ज और दूसरी ग्लास। ध्यान से देखिए, ये SiO2 क्वार्ट्ज है, जो फिगर ए है इसमें SiO2 क्वार्ट्ज है, और फिगर बी में ध्यान से देखिए, यह SiO2 ग्लास है। तो क्या डिफरेंस आपने अंडरस्टैंड किया? क्या डिफरेंस आपने अंडरस्टैंड किया? मैंने तो देखिए ये डिफरेंस अंडरस्टैंड किया, ये जो SiO2 ग्लास है ये अमोर्फस है, दिस इज अमोर्फस। इतना जल्दी लाइट की स्पीड से मैंने कैसे आंसर किया? क्या मुझे याद था? जी नहीं, आप कोई और कंपाउंड मुझे दिखाएंगे तो भी उसके स्ट्रक्चर को देखकर मैं आसानी के साथ बता पाऊंगा ये अमोर्फस है या क्रिस्टलाइन है, आप भी बता पाएंगे। ऐसी मायावी शक्तियां आपके अंदर भी आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी? जरा ध्यान से देखिए, ये क्रिस्टलाइन है। अरे ये मैंने कैसे इतना जल्दी बताया? ये क्रिस्टलाइन है। आप भी दोस्तों बता सकते हैं अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है। रेगुलर कैसे है? ध्यान से देखिए,
रेड के बाद ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है। जैसा मैंने वहां बताया, डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट है। यहां देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखिए, इरेगुलर अरेंजमेंट है। इरेगुलर कैसे है? इरेगुलर कुछ इस प्रकार से है, अगर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहां जो ये रिंग बन रही है इस प्रकार से, और यहां जो ये रिंग बन रही है ये डिफरेंट साइज की है। यहां देखिए ये जो रिंग बनेगी, यहां जो रिंग बनेगी ये सिमेट्रिक है, सिमेट्री है इसमें। और जिस स्टेट में सिमेट्री होती है वह स्टेट कौन सी है? क्रिस्टलाइन है, यानी रेगुलर अरेंजमेंट है। यहां देखिए अरेंजमेंट इस वजह से रेगुलर नहीं है। यहां देखिए साइज देखिए, इस रिंग का साइज देखिए और इस रिंग का साइज देखिए, क्या सेम है? यदि सेम नहीं है तो ये अरेंजमेंट इरेगुलर हुई। और यहां देखिए इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, इनफैक्ट सभी जो आप यहां पर रिंग्स विजुलाइज कर रहे हैं इनका साइज क्या है? सेम है। और हर रेड के बाद आपको ब्लू मिल रहा है, यानी अरेंजमेंट क्या है? रेगुलर है। ये क्रिस्टलाइन है और ये क्या है? ये SiO2 अमोर्फस है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। दोस्तों अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं तो इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। इस तरफ लेफ्ट साइड हमारे पास क्रिस्टलाइन है, राइट साइड अमोर्फस है, और डिफरेंसेस की हमें बात करनी होगी। ध्यान से देखिए, क्रिस्टलाइन की तरफ ध्यान से देखिए। पॉइंट नंबर 2 क्या है? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इसका क्या मीनिंग है? इसका दोस्तों मीनिंग ये है, अगर इस केस में बात की जाए, क्रिस्टलाइन के केस में बात की जाए, अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ध्यान से सुना मेरी बात, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरा क्रिस्टल मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच सिमिलर टाइप की, तो पूरा क्रिस्टल मेल्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस केस में, अमोर्फस के केस में, इरेगुलर अरेंजमेंट है। कोई पार्ट जल्दी मेल्ट होगा अमोर्फस सॉलिड का, कोई पार्ट देरी से मेल्ट होगा। यानी इस केस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। इरेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो कहीं क्या होगी? कम होगी, लेकिन यहां सेम टाइप की होगी, तो इस केस में डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होगा। इस केस में देखिए शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। कम टेम्परेचर पर कोई पार्ट मेल्ट हो रहा होगा सॉलिड का, कोई पार्ट ज्यादा टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा होगा, तो क्या ये मेल्टिंग पॉइंट शार्प मेल्टिंग पॉइंट हुआ? जी नहीं। तो पॉइंट नंबर 2 हमने अंडरस्टैंड किया। दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट की बारी है। दीज पोजेस सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट्स। ध्यान से देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में सिमेट्री एलिमेंट्स हमें मिल पाएंगे। ये सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है? सुना होगा आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS। इन सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, आगे चलकर जानेंगे। दोस्तों अगर रेगुलर अरेंजमेंट है तो सिमेट्री है, इनके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद होंगे। किस टाइप के सिमेट्री एलिमेंट्स हमें सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में अंडरस्टैंड करने हैं? ध्यान से देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री POS, सेंटर ऑफ सिमेट्री COS, एक्सिस ऑफ सिमेट्री AOS। नोट कर लीजिए, ये सिमेट्री एलिमेंट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हमें आगे चलकर स्टडी करने हैं। अभी हमने इतना जान लिया है, इनमें सिमेट्री एलिमेंट्स होंगे। और यहां देखिए इरेगुलर अरेंजमेंट होगी। दीज डू नॉट कंटेन एनी सिमेट्री एलिमेंट, दीज डू नॉट पोजेस एनी सिमेट्री एलिमेंट। जी हां, यहां इरेगुलर अरेंजमेंट है तो सिमेट्री एलिमेंट्स नहीं होंगी। आई होप आपने पॉइंट नंबर 3 को अंडरस्टैंड किया होगा। दोस्तों इसके बाद बारी है पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स गिव ए रेगुलर कट व्हेन कट विद शार्प एज नाइफ। अगर बिल्कुल शार्प नाइफ होगा उससे कट किया जाएगा, रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से हमें स्मूथ सरफेस मिल पाएगा। रेगुलर अरेंजमेंट है, कट करेंगे तो देखिए ये हमें स्मूथ सरफेस मिल पाएगा इस प्रकार से। ये स्मूथ सरफेस है, शोज क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी, या इस केस में क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी मिलती है रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से। यहां देखिए अमोर्फस सॉलिड्स गिव इरेगुलर कट,
अगर नाइफ से कट करते हैं इस प्रकार से देखिए इरेगुलर कट मिलता है, यानी यहां स्मूथ सरफेस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ही रेगुलर नहीं है, तो स्मूथ सरफेस कैसे मिल पाएगा? डज नॉट शो क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीन क्लीवेज प्रॉपर्टी यहां से एग्जिबिट नहीं हो पाएगी, इरेगुलर अरेंजमेंट है। तो इस प्रकार से देखिए इरेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से क्लीन सरफेस हमें नहीं मिल पाएगा। क्या है? क्लीन है? जी नहीं क्लीन नहीं है, यहाँ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डेफिनेट नहीं है, इरेगुलर अरेंजमेंट है, तो इस केस में हमें क्लीन सरफेस नहीं मिल पाएगा। इस प्रकार से हमें इरेगुलर सरफेस मिल पाएगा। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 5, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, अमोर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, यानी सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट किया जाएगा तो जो हीट स्टेट चेंज की कोरस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड होगी, डेल्टा एच फ्यूजन, ये होगी हीट ऑफ फ्यूजन। ये डेफिनेट क्यों होगी? डेफिनेट इसलिए होगी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है। अगर रेगुलर है तो सिमिलर टाइप की इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन पूरे सॉलिड में होगी। लेकिन यहां देखिए अमोर्फस के केस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इरेगुलर होती है। इरेगुलर होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं स्ट्रोंगर होगी तो कहीं वीकर होगी, कोई पार्ट जल्दी मेल्ट होगा तो कोई पार्ट देरी से मेल्ट होगा। तो यहां देखिए अमोर्फस सॉलिड के केस में एक डेफिनेट अमाउंट से पूरा सॉलिड मेल्ट नहीं होगा, कुछ पार्ट जल्दी मेल्ट हो जाएगा तो कुछ पार्ट देरी से मेल्ट होगा। आप ये जानते हैं, अगर आप ये जानते हैं तो इस केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं हीट ऑफ फ्यूजन अमोर्फस सॉलिड्स के केस में डेफिनेट नहीं होगी, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो डेल्टा एच फ्यूजन इस केस में डेफिनेट नहीं होगा, नॉट डेफिनेट। इस केस में क्या होगा? डेफिनेट होगा, डेल्टा एच फ्यूजन डेफिनेट होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए हमें कूलिंग कर्व को अंडरस्टैंड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कूलिंग कर्व क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में कैसा होगा, अमोर्फस सॉलिड्स के केस में कैसा होगा। हमने मेल्ट कर दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेल्ट किया, अमोर्फस सॉलिड को मेल्ट किया, इसके बाद हमें सॉलिडिफाई करना है। देखिए मेल्ट किया हमने इस प्रकार से डेल्टा एच फ्यूजन से, अब हमें सॉलिडिफाई करना है। ध्यान से देखिए टेम्परेचर वर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर वर्सेस टाइम। ये कर्व दोस्तों कूलिंग कर्व है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम, ये कर्व कूलिंग कर्व है। ध्यान से देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में कूलिंग कर्व दोस्तों कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा कूलिंग कर्व मिलता है। अमोर्फस सॉलिड्स के केस में दोस्तों ऐसा कूलिंग कर्व मिलता है। ये क्या है ये कौन सी बला है, ये कैसी माया है? अरे दोस्तों रसायन लीला है, कुछ नहीं है। देखिए क्या हुआ इस केस में, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। डिक्रीज क्या भाई? यहां क्या है? यहां लिक्विड है। इसके बाद यहां क्या होगा? एक डेफिनेट टेम्परेचर पर देखिए ये क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा दोस्तों? कांस्टेंट टेम्परेचर पर यहां देखिए लिक्विड सॉलिड में तब्दील होगा। ये लिक्विड था, टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इस डेफिनेट टेम्परेचर पर क्या होगा? स्टेट चेंज होगी, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा। क्लियर है बात? इसके बाद क्या होगा? सॉलिड में कन्वर्ट होने के बाद इस सॉलिड का टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा टाइम के साथ, तो ये कूलिंग कर्व है। तो यहां पर देखिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेट चेंज के दौरान है। जी हाँ, स्टेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही चेंज होती है। लिक्विड सॉलिड में तब्दील होगा, स्टेट चेंज होगी, स्टेट चेंज होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग है देखिए कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां देखिए यहां कूलिंग इस प्रकार से होगी, इसका कूलिंग कर्व ऐसा होगा। कभी कोई पार्ट सॉलिडिफाई होगा तो कभी कोई पार्ट सॉलिडिफाई होगा। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट इरेगुलर है, आप जानते हैं। इस केस में स्मूथ कूलिंग कर्व मिलता है। आई होप आपने इसको नोट किया होगा। इस प्रकार से सॉलिडिफिकेशन होती जाएगी और आपको कूलिंग कर्व अमोर्फस के केस में ऐसा मिलता जाएगा। यानी अमोर्फस सॉलिड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं होते हैं, तो अगर मेल्ट कर दिया जाए टेम्परेचर को वेरी करते हुए, उसके बाद जब कूल किया जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर नहीं होगी। ऐसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लिक्विड सॉलिड में तब्दील नहीं होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में तब्दील नहीं होगा। लेकिन यहां पर देखिए कुछ पार्ट
पहले तब्दील हो जाएगा, जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रोंगर होगी, और कुछ पार्ट देरी से तब्दील होगा, जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होंगी। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। ये अमोर्फस के लिए है और ये क्रिस्टलाइन के लिए है। क्या मेंशन करने की जरूरत है? जी नहीं, आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्रिस्टलाइन है और राइट हैंड साइड अमोर्फस है। अब बारी है दोस्तों, पॉइंट नंबर कौन सा था? पहले 5 था। देखिए अब आपके सामने पॉइंट नंबर 6 है। मुझे डाउट हुआ कि नंबरिंग में तो कुछ आगे पीछे नहीं हो गया, कुछ गोलमाल तो नहीं हो गया, लेकिन नंबरिंग बिल्कुल ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 6 की बारी है। पॉइंट नंबर 6 में दोस्तों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिजिड। ये हमें अंडरस्टैंड करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रिजिड होते हैं। दे कैन नॉट बी डिस्टोर्टेड बाय माइल्ड डिस्टोर्टिंग फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से स्ट्रोंग होती है, लेकिन अमोर्फस में इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, तो उतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, अमोर्फस सॉलिड्स आर नॉट मच रिजिड। ये उतने ज्यादा रिजिड नहीं है, तो क्या होगा? दे कैन बी डिस्टोर्टेड बाय माइल्ड डिस्टोर्टिंग फोर्स। अमोर्फस सॉलिड्स को माइल्ड डिस्टोर्टिंग फोर्स से डिस्टोर्ट किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों क्रिस्टलाइन को नहीं डिस्टोर्ट किया जा सकता है। क्यों डिस्टोर्ट नहीं किया जा सकता? पार्टिकल्स के अरेंजमेंट रेगुलर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, तो इनको डिस्टोर्ट नहीं किया जा सकता। इनको देखिए डिस्टोर्टिंग फोर्स अप्लाई करने पर डिस्टोर्ट किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, लेकिन यहां बेंडिंग उतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। आई होप आपने पॉइंट नंबर 6 को अंडरस्टैंड किया। बारी है दोस्तों पॉइंट नंबर 7 की। असली सॉलिड कौन से हैं जिनको हमें ज्यादा डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। ट्रू सॉलिड्स कौन है? जिन सॉलिड्स को आसानी के साथ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिनकी अरेंजमेंट, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है, यही सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स होंगे। सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टी है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स से आसानी के साथ अंडरस्टैंड की जा सकती है। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिगार्डेड एज ट्रू सॉलिड्स। मेनली जो सॉलिड्स होंगे नेचर सिमेट्री को फॉलो करता है, किस टाइप के होंगे? क्रिस्टलाइन टाइप के होंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स। इसके बाद देखिए अमोर्फस सॉलिड्स आर रिगार्डेड एज सुपर कूल लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स। कि सुपर कूल लिक्विड क्यों बोला भाई? और सूडो सॉलिड, कुछ इंसान भी सूडो होते हैं, वक्त आने पर बदल जाते हैं, लेकिन जिनकी शिद्दत होती है मेहनत करने की, हार्डवर्क करने की, उसका बिना हार्डवर्क कोई मन नहीं लगता है। कुछ लोग फेक होते हैं, कुछ टाइम के लिए हार्डवर्क करते हैं, फिर हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा फेक नहीं बनना है। आपको दोस्तों रियल बनना है, आपको ट्रू सॉलिड की तरह बिहेव करना है मैं कहना चाहता हूं आपको रियल बनना है। तो देखिए दोस्तों, जो रियलिटी में जो ट्रू सॉलिड्स हैं ये क्रिस्टलाइन होते हैं, और देखिए अमोर्फस, सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल लिक्विड्स इसलिए है। पार्टिकल्स की अरेंजमेंट इरेगुलर होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग होगी नहीं। अगर अमोर्फस के केस में पार्टिकल्स की इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है ये उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तो क्या होगा? ग्लास का एग्जाम्पल मेरे दिमाग में है। आपने ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के ग्लास पैन को अगर ध्यान से देखा हो, अगर आप इधर उधर घूमने गए हो, ओल्ड हिस्टोरिकल बिल्डिंग के ग्लास पेन्स को आपने ध्यान से देखा हो, तो दोस्तों ग्लास नीचे से थिक होता है, ऊपर से थिन होता है। ये क्या हुआ भाई? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ग्लास की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये फ्लो करते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, लेकिन क्रिस्टलाइन के पार्टिकल्स फ्लो नहीं करते हैं। ये ट्रू सॉलिड है। अगर ग्लास के पार्टिकल्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फ्लो करते हैं तो दोस्तों ग्लास नीचे से थिक हो जाएगा, ऊपर से थिन हो जाएगा। इसलिए इनको सुपर कूल लिक्विड्स का नाम भी दिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम बीत जाने पर इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फ्लो करने की टेंडेंसी है, इसलिए इनको सुपर कूल लिक्विड्स भी बोला जाता है। ऐसा नहीं है ताजा तरोताजा ग्लास पेन लगाया और ग्लास फ्लो करना स्टार्ट कर गया, ऐसा नहीं है। काफी सालों के बाद ऐसा होता है, ग्लास के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये फ्लो करते रहते हैं, यानी डिफ्यूजन की जो रेट है ये काफी कम है सॉलिड्स के केस में। लेकिन देखिए पार्टिकल्स फ्लो तो कर सकते हैं अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, टाइम ज्यादा लगता है। ऐसा कब होगा?
अमोर्फस के केस में होगा, इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोलते हैं। और ऐसे सॉलिड्स स्यूडो सॉलिड्स है और ऐसे सॉलिड्स दोस्तों ट्रू सॉलिड्स है। इसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 8 आपके सामने है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, अमोर्फस सॉलिड्स आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसका क्या मीनिंग है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर का क्या मीनिंग है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो रेगुलर होती है, देखिए इंटायर सॉलिड में रेगुलर होती है, लेकिन अमोर्फस की बात की जाए तो कुछ पोर्शन तक अगर डेफिनेट अरेंजमेंट है तो है, लेकिन उसके बाद तो ये अपना रंग बदलना स्टार्ट कर देता है, यानी इरेगुलर अरेंजमेंट मिलती है। अगर आपको कुछ पोर्शन में रेगुलर मिल गई गलती से तो मिल गई भाई, तो देखिए इसको क्या बोलेंगे हम? शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलेंगे। इंटायर क्रिस्टल की बात की जाए तो रेगुलर अरेंजमेंट इस केस में पार्टिकल्स की नहीं होगी। इस केस में दोस्तों इंटायर क्रिस्टल में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर होगी, इसलिए इनको बोला जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इन्हें क्या बोला जाता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। दोस्तों ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है और ये वैसे भी जेईई मेंस में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। देखिए ध्यान से, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनआइसोट्रोपिक हैं। अभी एनआइसोट्रोपिक क्या है? चलिए इसकी बात करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, conductivity, thermal expansion, etc. are different in different directions. This is due to orderly arrangement of particles. अरे ये क्या हुआ? पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है। दिस इज ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होंगी क्रिस्टलाइन के केस में। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों है बिल्कुल सही? अभी याद कर लीजिए, अब इस मुद्दे पर हम बात करेंगे, अगली स्लाइड में बात करेंगे। अभी आपने क्या अंडरस्टैंड किया? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर होती है, इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है। इस प्रॉपर्टी का नाम एनआइसोट्रोपी है। क्या नाम है? एनआइसोट्रोपी। अब देखिए अमोर्फस के केस में क्या होगा? अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब ये आइसोट्रोपिक क्या है? ध्यान से देखिए। दिस इंप्लाइज दैट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में ऑलमोस्ट क्या होंगी? सेम होंगी। दिस इज बिकॉज ऑफ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की रैंडम अरेंजमेंट की वजह से इस टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, ये क्या होंगी दोस्तों? ये ऑलमोस्ट सेम होंगी डिफरेंट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होगा? आपको लगा होगा यहां पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज आपको क्या मिलनी चाहिए? अलग अलग डायरेक्शन में। सच बताइए, आपको यही लगा होगा सेम मिलनी चाहिए, लेकिन यहां तो देखिए अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट मिलती है। और यहां देखिए अलग अलग डायरेक्शन में ऐसी प्रॉपर्टीज हमें डिफरेंट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट सेम मिलती है। ये तो देखिए हमारी सोच से बिल्कुल परे है। चलिए दिमाग लगाएंगे इसके बारे में। ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एनआइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी का एक बेहतरीन केस है। हमारे सामने कंपाउंड है, लेफ्ट साइड क्रिस्टलाइन, राइट साइड अमोर्फस। यहां पार्टिकल्स की रेगुलर अरेंजमेंट है। देखिए रेगुलर अरेंजमेंट कैसे है? ये आपके सामने बी टाइप के पार्टिकल्स हैं। चलिए मैंने मेंशन किया है बी टाइप के पार्टिकल्स हैं। ये आपके सामने ए टाइप के पार्टिकल्स हैं। ये दोस्तों ए टाइप के पार्टिकल्स हैं। इस प्रकार से ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप, और यहां देखिए बी टाइप, बी टाइप, बी टाइप, बी टाइप, यानी ए टाइप की इस प्रकार से बीच में बी टाइप के पार्टिकल, बी टाइप, बी टाइप, बी टाइप, बी टाइप, इसके बाद ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप, ए टाइप, फिर देखिए बी टाइप, बी टाइप, बी टाइप, बी टाइप, यानी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है। रेगुलर है कि नहीं है? अगर आपको ये रेगुलर लगती है, फिर मैं आगे चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। उम्मीद आपने मान लिया होगा ये अरेंजमेंट रेगुलर है। अगर ये अरेंजमेंट रेगुलर है,
अब जरा गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, इस डायरेक्शन में मूव करता हूं तो हमें ए टाइप के पार्टिकल मिलते हैं। चलिए इन्होंने इसको ए टाइप मान लिया है, तो मैंने भी इसको ए टाइप मान लिया है, इसको ए टाइप मान लिया, इसको बी टाइप मान ले, कोई टेंशन नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। इसको अगर मैंने ए टाइप मान लिया है तो फिर ये क्या होगा, ये बी टाइप होगा, अगर ये बी टाइप है तो ये टाइप होगा। आपका नाम करण की बजाय अर्जुन होता तो भी कोई टेंशन नहीं थी, आप ऐसे ही बिंदास पढ़ाई कर रहे होते, तो नेमिंग तो कैसे की जा सकती है। तो देखिए इस प्रकार से ये ए टाइप है तो ये बी टाइप है, क्लियर है ना ये बात। तो अगर ये ए टाइप है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें केवल ए टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, और इस डायरेक्शन में जाएंगे, ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें मिलेंगे ए एंड बी दोनों टाइप के पार्टिकल्स, बिल्कुल मिलेंगे। और देखिए इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें केवल बी टाइप की पार्टिकल्स मिलेंगे। अलग अलग डायरेक्शन में जाने से अगर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर है तो हमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मिलते हैं। अगर रेगुलर अरेंजमेंट है, डेफिनेट अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन का केस है, अलग अलग डायरेक्शन में हमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स मिलते हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में दोस्तों क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगी डिफरेंट। क्लियर है ना ये बात। अब अमोर्फस के केस में क्या होगा, रैंडमली पार्टिकल्स अरेंज्ड है, कहीं भी ए टाइप है कहीं भी बी टाइप है, तो ऐसे हालात में, ऐसे केस में अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में बात करेंगे, जैसे इधर बात करेंगे तो ए टाइप भी मिलेंगे, बी टाइप भी मिलेंगे, इस तरफ जाएंगे तो भी ए टाइप मिलेंगे, बी टाइप मिलेंगे, क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तो दोनों टाइप की मिलेंगे। तो ऑलमोस्ट दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपेंशन, ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में क्या मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी। ऐसा रैंडम अरेंजमेंट की वजह से हुआ है और ऐसा रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से हुआ है। एक डायरेक्शन में जाएंगे तो पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे या फिर दोनों टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, क्लियर है ना ये बात। लेकिन इस केस में ऑन एन एवरेज अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे तो देखिए सेम टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में ऑलमोस्ट सेम होंगी, इस केस में ऑलमोस्ट सेम नहीं होंगी। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया। अलग अलग डायरेक्शन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, क्रिस्टलाइन का केस है रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से हुआ है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इस प्रॉपर्टी का नाम एनआइसोट्रोपी होगा। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगी, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, आइसोट्रोपी होगा। ये आपके बोर्ड में आ सकता है, नोट कर लीजिए, आइसोट्रोपी, एनआइसोट्रोपी क्या है। इसके बाद देखिए दोस्तों मेन मुद्दा क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिटेल में हमें अंडरस्टैंड करना होगा। उससे पहले जल्दी से एग्जांपल्स की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस के एग्जांपल्स क्या होंगे, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही हमें हमारे इस सिलेबस में अंडरस्टैंड करना है, अमोर्फस सॉलिड्स की बात नहीं करनी है। तो देखिए पार्टिकल्स की इरेगुलर अरेंजमेंट ग्लास के केस में होगी, रबर के केस में होगी, तो ये होंगे अमोर्फस सॉलिड्स। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होंगे, आयनिक क्रिस्टल्स, कोवलेंट क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, मेटालिक क्रिस्टल्स, एटॉमिक क्रिस्टल्स। ध्यान से देखिए, आयनिक क्रिस्टल्स जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे Na+Cl-, K+Cl-, यानी आयनिक कंपाउंड्स। कोवलेंट क्रिस्टल्स जहां देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होंगे और बॉन्डिंग कोवलेंट होगी। डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2, ये इसके एग्जांपल है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स जहां देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। नेप्थलीन इसे बोलते हैं, ये नेप्थलीन है, ये होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एंथ्रासीन इसे बोलते हैं, और ग्लूकोज C6H12O6, जल्दी से नोट कर लीजिए। मेटालिक क्रिस्टल्स, ऑल मेटालिक एलिमेंट्स जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एटसेट्रा, इस प्रकार से मेटालिक एलिमेंट्स हैं। तो ये सॉलिड्स कैसे होंगे, मेटालिक सॉलिड्स होंगे, क्लियर है बात। एटॉमिक सॉलिड्स, फ्रोजन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स कौन से होंगे, हीलियम, नियोन। अगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हुए, एटम्स हुए, हीलियम, नियोन, आर्गन, तो ये होंगे
एटॉमिक सॉलिड्स। क्या होंगे? एटॉमिक सॉलिड्स। तो चलिए देरी किस बात की है, देरी नहीं करनी है, जल्दी से हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन को अंडरस्टैंड करना है। दोस्तों आगे चलने से पहले मेरे दिल में जो है उसको मैं बयां करना चाहूंगा, कुछ लाइंस आपके लिए। सफर छोटा था, सफर छोटा था मगर यादगार बन गए तुम। सफर छोटा था मगर यादगार बन गए तुम पूरी जिंदगी के लिए। अब तो देखिए आपके साथ ही ये सफर तय करना है, आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाना है, तो आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा। तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, नेगेटिविटी को दूर भगाना है और हमें पूरे जोश के साथ एफर्ट्स डालने हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मेरे दिल में जो था ये मैंने बयां किया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करनी है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ऑन द बेसिस ऑफ different type of constituent particles and nature of attractive forces operating between them इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाएगा। मोलिकुलर, आयनिक, कोलेंट, मेटालिक। हमारी एनसीईआरटी बुक में इस प्रकार से सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है। मायावी टेबल आपके सामने है जिसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद एनसीईआरटी बुक के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमें जानना है, डिस्कस करना है। यानी आपको यह पता होना चाहिए इस पार्ट से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी भी बात की जाएगी। उससे पहले इस मायावी टेबल के साथ डील किया जाएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोलिकुलर सॉलिड्स की बात करनी है। मोलिकुलर सॉलिड्स 3 टाइप की होंगी। कैसे होंगे 3 टाइप की? नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। थर्ड टाइप तो आपको देखते ही अंडरस्टैंड हुआ होगा, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसे बोला जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। लेकिन फर्स्ट टाइप में हो सकता है हल्की फुल्की कंफ्यूजन हो। नॉन पोलर कंफ्यूजन है, तो चलिए आपकी कंफ्यूजन को दूर किया जाए। नॉन पोलर का मीनिंग है नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो, 0 हो, ये हुए नॉन पोलर। पोलर का क्या मीनिंग है? नेट डाइपोल मूवमेंट नॉट इक्वल टू 0, इसे बोला जाएगा पोलर। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। डाइपोल मूवमेंट अगर 0 है तो नॉन पोलर और 0 नहीं है तो पोलर। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर H बॉन्डिंग है, H बॉन्डिंग है, ऐसे केस में हाइड्रोजन बॉन्डेड। आई होप आपने ये तीनों ही पॉइंट अंडरस्टैंड किए होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? मोलिकुलर सॉलिड के केस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद देखिए बॉन्डिंग किस टाइप की होगी? नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड के केस में बॉन्डिंग किस टाइप की होगी? देखिए सबसे पहले बात होगी नॉन पोलर की, डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस। जी हाँ, नॉन पोलर के केस में लंडन फोर्सेस होती हैं, आपने अंडरस्टैंड किया होगा लंडन फोर्सेस को केमिकल बॉन्डिंग में। पोलर के केस में पोलैरिटी है तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगी। कौन सी इंटरेक्शन होंगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगी। और देखिए हाइड्रोजन बॉन्डेड है तो कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इन तीनों में कौन स्ट्रोंगर है? देखिए इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही स्ट्रोंगर है। और इन दोनों में कौन स्ट्रोंगर है? इन दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन स्ट्रोंगर है। अब बात की जाएगी इसके बाद एग्जांपल्स की। ध्यान से देखिए नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स किस प्रकार से हैं? जहां डाइपोल मूवमेंट 0 होगी, आर्गन CCl4, H2, I2, CO2, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए पोलर की बारी है, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी लेकिन पोलर होंगे, HCl, SO2, यहां डाइपोल मूवमेंट नॉन 0 है। इसके बाद देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H2O, HF, यहां होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? उम्मीद है केमिकल बॉन्डिंग में ये आप जान चुके होंगे। अगर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में आपके डाउट्स को डिस्कस किया जाएगा। जी हाँ, आपके डाउट्स अब पेंडिंग नहीं रखे जाएंगे। अब हमारे पास उतना टाइम है आपके डाउट्स को कैटर करने का, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाकर आप बताइए आपके क्या क्या डाउट्स हैं। आपके डाउट्स को पॉइंट आउट किया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में डाउट्स की भी बात की जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद देखिए फिजिकल नेचर, ये सॉफ्ट होंगे, ये भी सॉफ्ट होंगे।
नॉन पोलर सॉफ्ट होंगे, पोलर सॉफ्ट होंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, तो ये हार्ड होंगे। क्या होंगे? हार्ड होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात की जाए, ये इंसुलेटर, इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर। आयंस की मूवमेंट तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट तो है नहीं, तो इस केस में इन तीनों को ही इंसुलेटर बोला जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट देखिए, नॉन पोलर के केस में इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन काफी वीक होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होगा। इस केस में देखिए लो होगा, इस केस में भी लो होगा, यानी पोलर के केस में लो होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड के केस में भी क्या होगा? लो होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इतना ही। इसके बाद आयनिक सॉलिड्स की बारी है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, बॉन्डिंग किस टाइप की होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, यानी आयनिक बॉन्डिंग होगी और आयनिक बॉन्डिंग होगी। कौन सी बॉन्डिंग होगी? आयनिक बॉन्डिंग होगी। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, तो आयनिक कंपाउंड्स इसके एग्जांपल है NaCl, MgO, ZnS, CF2। मेटल, नॉन मेटल का जो कंपाउंड होगा ये क्या होगा? आयनिक सॉलिड होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, हार्ड होंगे लेकिन ब्रिटल होंगे, हार्ड बट ब्रिटल। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर डिसॉल्व्ड फॉर्म में है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फ्री हैं, मोल्टन फॉर्म में है, तो उस केस में दोस्तों ध्यान से देखिए, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, अगर डिसॉल्व्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी आयंस की मूवमेंट है, उस केस में कंडक्टर होंगे। और अगर कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयनिक बॉन्डिंग है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ऐसे केस में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। थर्ड टाइप देखिए, मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स के केस में पॉजिटिव आयंस इन सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, मेटालिक बॉन्डिंग होगी। मेटालिक बॉन्डिंग को भी आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में अंडरस्टैंड किया होगा, नहीं किया तो ध्यान से देखिए मेटालिक बॉन्डिंग किस प्रकार से होगी। आगे चलते हैं। इस प्रकार से मेटल का लैटिस होगा, इस प्रकार से मेटल का लैटिस होगा, और एटम्स इस प्रकार से मौजूद होंगे। ध्यान से देखिए, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लूजली बाउंड होंगे। अगर लूजली बाउंड होंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों लूजली बाउंड होंगे, तो ध्यान से देखिए ये मोबाइल होंगे, फ्रीली मूव कर रहे होंगे, तो इस प्रकार से मेटल लैटिस आपको मिलेगा, इस प्रकार से मेटालिक लैटिस आपको मिलेगा। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो पार्ट है कर्नल, ये मैंने ड्रॉ किया है, और मेटालिक लैटिस में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होंगे, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होंगे। तो ये देखिए ये कर्नल्स हैं, दीज आर कर्नल्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल आर मोबाइल, मूवमेंट होगी, दीज आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इसके बारे में आप जानते होंगे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस प्रकार से कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच, जिसकी वजह से ये कर्नल को क्लोजली पैक्ड रखते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्डिंग। ये क्या है? मेटालिक बॉन्डिंग, विच होल्ड्स कर्नल्स टुगेदर, जो कि कर्नल्स को एक साथ होल्ड करके रखती है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज मेटालिक बॉन्डिंग। ये मेटालिक बॉन्डिंग है। आई होप ये आप जानते होंगे। अगर इतना सब कुछ आप जानते हैं तो चलिए वापस लौटते हैं। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटालिक बॉन्डिंग है। ये देखिए मेटल्स, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, इसके एग्जांपल्स होंगे, बिल्कुल होंगे। हार्ड बट मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल हार्ड होती है एक्सेप्ट मरकरी। कुछ मेटल्स एक्सेप्शन है, मरकरी इसमें से एक एक्सेप्शन है। नोट कर लीजिए एक्सेप्शन क्या है। फेमस एक्सेप्शन, देखिए फेमस एक्सेप्शन क्या होगा? मरकरी होगा। नोट कर लीजिए
Hg हार्ड है, मेटल्स मेलिएबल है, डक्टाइल है। मेलिबिलिटी को आप जानते होंगे, थिन शीट्स में मेटल्स को कन्वर्ट करना, ये मेलिबिलिटी है। और वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ करना मेटल्स को, ये क्या है, डक्टिलिटी, ये आप जानते होंगे। लेकिन मरकरी हार्ड नहीं, रूम टेम्परेचर पर मरकरी लिक्विड होता है, ये भी आप जानते होंगे। मेटल्स कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर्स इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, जी हाँ, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है तो हम बोल सकते हैं ये कंडक्टर्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर बात की जाए मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट इज फेयरली हाई। मेल्टिंग पॉइंट मेटालिक सॉलिड्स के केस में ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, देखिए ये ज्यादा होगा मोलिकुलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रोंगर होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट तो ज्यादा होना ही है, फेयरली हाई होगा इस केस में। आई होप आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड किया होगा। लास्ट टाइप का सॉलिड देखिए, कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। ये सॉलिड मायावी होते हैं, अद्भुत होते हैं, इनके बारे में हमें बात करनी है डिटेल में। ध्यान से देखिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम से बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग कैसी है, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। एग्जांपल्स SiO2 क्वार्ट्ज, SiC कार्बन डायमंड, AlN एल्यूमिनियम नाइट्राइड, और इससे नीचे कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, सॉफ्ट होता है, लेकिन ये सभी कार्बन ग्रेफाइट के अलावा ये सभी हार्ड होते हैं। हार्ड क्यों है, क्योंकि ये जायंट है। अगर इनके स्ट्रक्चर्स को आप देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स अद्भुत स्ट्रक्चर्स होते हैं। और देखिए ये सभी इंसुलेटर हैं, लेकिन ग्रेफाइट कंडक्टर है। क्यों कंडक्टर है, इसकी बात की जाएगी, डिटेल में बात की जाएगी। और मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। इनके जायंट स्ट्रक्चर की वजह से, अद्भुत स्ट्रक्चर की वजह से, नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये वेरी हाई होता है। चलिए डिटेल में बात करें वन बाय वन इन सभी के स्ट्रक्चर्स की। अगर दोस्तों बात की जाए SiO2 के स्ट्रक्चर की, तो ध्यान से देखिए SiO2 दिखने में कैसा होगा। SiO2 का स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसा होगा, Si ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस प्रकार से देखिए। एक सिलिकॉन के साथ इस प्रकार से ऑक्सीजन अटैच्ड है। सिलिकॉन की कोवेलेंसी 4 होती है। इस प्रकार से एक सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड्स बनाए होंगे। ये जायंट है। जायंट कैसे है, ध्यान से देखिए, अद्भुत कैसे है, नेटवर्क कैसे है। इस प्रकार से काफी सारे ऑक्सीजन होंगे, काफी सारे सिलिकॉन होंगे। हर सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे, इस प्रकार से अटैच्ड होंगे। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से अटैच्ड होंगे। एक सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे, इसकी हमें बात करनी है। एक सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन अटैच्ड होंगे। हर सिलिकॉन के बाद ऑक्सीजन होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, यानी इस प्रकार से नेटवर्क स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। इस तरफ भी देखिए, हर सिलिकॉन के बाद ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। इस तरफ भी देखिए, सिलिकॉन के बाद ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन। हर सिलिकॉन के पास देखिए, अगर एक एक सिलिकॉन की बात की जाए तो कितने ऑक्सीजन होंगे, हर सिलिकॉन के पास कितने ऑक्सीजन होंगे। अगर कंट्रीब्यूशन से बात की जाए तो ये देखिए, ये ऑक्सीजन इन 2 सिलिकॉन के साथ शेयर्ड है, तो हाफ इधर हाफ इधर, इस प्रकार से इसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाएगा। ये देखिए 2 के साथ शेयर्ड है, तो हाफ इधर हाफ इधर, इस प्रकार से इसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाएगा। हाफ इधर हाफ इधर, हाफ इधर हाफ इधर, हाफ इधर हाफ उधर, तो इस प्रकार से इसका कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2, तो यहां से 1 सिलिकॉन के साथ, 1 सिलिकॉन के साथ कितने ऑक्सीजन मिलते हैं। 1/2 + 1/2 1, 1/2 + 1/2 1, 1 + 1 2, 2 ऑक्सीजन मिलते हैं। यानी इंपिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, Si1O2 है ना, बिल्कुल कमाल का स्ट्रक्चर। अगर इस केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात की जाए, ये तो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, तो ऐसे ऐसे सिलिकॉन कितने भी हो सकते हैं। अगर बड़ा मॉलिक्यूल हुआ तो ज्यादा होंगे, छोटा हुआ
तो कम होंगे, यानी N कुछ भी हो सकता है। यानी इसका देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला SiNO2N इस प्रकार से मिल जाएगा। N की कोई भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी पुट करेंगे, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। लेकिन यहां देखिए इंपिरिकल फॉर्मूला की ही इंपॉर्टेंस है, इससे ही हम जान पाएंगे ये SiO2 नेटवर्क है तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होगा। आई होप आपको भी इसके स्ट्रक्चर का कंप्लीट आइडिया हो चुका है। SiO2 का ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि Si1O2 से बना है। काफी सारे सिलिकॉन, काफी सारे ऑक्सीजन होंगे। अगर एक सिलिकॉन के चारों तरफ ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन अगर कंसीडर किया जाए तो कितने ऑक्सीजन मिलते हैं? 2 मिलते हैं। यानी ये इसका इंपिरिकल फॉर्मूला है Si1O2। सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए N से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस प्रकार से अद्भुत मायावी नेटवर्क स्ट्रक्चर मिलता है। तो देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होगा और ये हार्ड होगा। इसके बाद बारी है दोस्तों SiC की। SiC का नेम क्या है? SiC इज कार्बोरंडम। अगर नाम आपने नहीं सुना है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, SiC कार्बोरंडम है। SiC इज कार्बोरंडम, ये कार्बोरंडम है। ये कैसा होगा? आप जानते हैं सिलिकॉन की कोवेलेंसी 4 है, कार्बन की कोवेलेंसी 4 है। यानी हर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाना चाहेगा, सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड्स बनाना चाहेगा। तो देखिए इस प्रकार से SiC का स्ट्रक्चर मिलता है। एक कार्बन के साथ 4 सिलिकॉन अटैच्ड हैं और एक सिलिकॉन के साथ कितने कार्बन अटैच्ड हैं? एक कार्बन। इस तरफ तो 3 कार्बन, देखिए इस तरफ। इस प्रकार से 4 कार्बन एक सिलिकॉन के साथ अटैच्ड हैं। आई होप आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया होगा। तो देखिए इस प्रकार से मायावी कंपाउंड आपको मिल जाएगा SiC कार्बोरंडम। नोट कीजिए मैंने क्या किया, एक सिलिकॉन के साथ 4 कार्बन को अटैच किया और एक कार्बन के साथ 4 सिलिकॉन को अटैच किया। तो हमें ऐसा मायावी स्ट्रक्चर मिलता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर मिलता है। कार्बन टेट्रावेलेंट है तो सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंट है। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड्स बनाने की टेंडेंसी रखता है। यानी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 होगी, सिलिकॉन की अगर 4 बॉन्ड्स बनाए हैं तो sp3 होगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी? ये होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इस प्रकार से नेटवर्क स्ट्रक्चर मिलता है। एक कार्बन के साथ देखिए सिलिकॉन 1 2 3 4 और एक सिलिकॉन के साथ कितने कार्बन? देखिए एक सिलिकॉन के साथ एक कार्बन, ये हुआ 1 2 3 3, ये हुए 4 हुए। यहां भी देखिए एक सिलिकॉन के साथ एक कार्बन, ये हुआ 1 2 3 4 कार्बन हुए टोटल। इस सिलिकॉन के साथ एक कार्बन, ये हुआ 1 2 3 4 हुए टोटल। और हर कार्बन के साथ देखिए कितने सिलिकॉन होंगे? एक इस तरफ तो 3 इस तरफ। ऐसे ही ये कहानी आगे भी चलती जाएगी। यानी इन सभी सिलिकॉन के लिए भी वैलिड होगी, कार्बन के लिए वैलिड होगी। हर कार्बन सिलिकॉन की कोवेलेंसी क्या मिलने वाली है? 4 मिलने वाली है। आई होप आपने कार्बोरंडम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा, इस नेटवर्क स्ट्रक्चर को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। कोवेलेंट बॉन्डिंग है। कैसी बॉन्डिंग है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से नेटवर्क स्ट्रक्चर बना है। और देखिए ध्यान से, इसके बाद बारी है कार्बन डायमंड के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की। कार्बन डायमंड दिखने में कैसा होगा? ये भी नेटवर्क स्ट्रक्चर है। हर कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन देखिए 1 2 3 4 4 के साथ अटैच्ड है। ये कार्बन भी 4 के साथ अटैच्ड होगा। एक के साथ इस प्रकार से अटैच्ड है, रिमेनिंग 3 कार्बन के साथ अटैच्ड होगा। एक के साथ ऐसे अटैच्ड है, 3 के साथ और अटैच्ड होगा। इस प्रकार से देखिए हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड होगा। यानी टेट्रावेलेंट है कार्बन। अगर कार्बन टेट्रावेलेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों sp3 होगी, टेट्राहेड्रल। जायंट स्ट्रक्चर होगा, नेटवर्क स्ट्रक्चर होगा। यह है कार्बन डायमंड। क्या है? कार्बन डायमंड। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए ग्रेफाइट दिखने में कैसा होगा? दोस्तों ग्रेफाइट दिखने में ऐसा होगा, ध्यान से देखिए, हेक्सागोनल रिंग्स होंगी। कार्बन ग्रेफाइट देखिए दिखने में कैसा होगा? कार्बन इस प्रकार से कनेक्टेड होंगी। इनसे क्या फॉर्म होंगी? हेक्सागोनल रिंग्स फॉर्म होंगी।
और ये रिंग्स फ्यूज्ड होंगी और काफी सारे लेयर्स होंगी। इस प्रकार से देखिए मैंने एक लेयर को इंडिकेट किया है। एक और लेयर देखिए, ध्यान से देखिए, एक और लेयर आपके सामने है, एक और लेयर आपके सामने है। देखिए इस प्रकार से एक और लेयर हमने ड्रॉ की है। क्या कार्बन की कोवैलेंसी 4 है? जी हां, होती तो 4 है, लेकिन इस केस में अभी तक हमने देखिए 3 कोवैलेंसी को ही सेटिस्फाई किया है, 4th कोवैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना है। इस प्रकार से 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। हर कार्बन ने देखिए 3 बॉन्ड बनाए होंगे। 4th बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा। इस प्रकार से पाई बॉन्ड को भी फॉर्म करना होगा, तभी जाकर कोवैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा सकेगा। जी हाँ, कोवैलेंसी तो 4 होती है। तो इस प्रकार से हमने 4 कोवैलेंसी को सेटिस्फाई किया। अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड्स ड्रॉ करने से कोवैलेंसी हर कार्बन की 4 हो जाएगी। आई होप आपने भी इसी अंदाज में कोवैलेंसी को इंडिकेट किया होगा। कोवैलेंसी 4 होगी, हर कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए होंगे। किस प्रकार से रिंग्स फ्यूज्ड होंगी, किस प्रकार से लेयर्ड स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का मिलता है, ये पूरी कहानी आपके सामने है। ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। लेयर के बीच में जो इंटरेक्शन होगी, इस इंटरेक्शन को वैन डर वाल इंटरेक्शन बोला जाता है। कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड नहीं है, क्या है, जस्ट वैन डर वाल इंटरेक्शन है। ये होंगी वैन डर वाल इंटरेक्शन। कोवैलेंट बॉन्ड से वैन डर वाल इंटरेक्शन वीकर होती है। देखिए अगर ये वीकर है तो इनके बीच में गैप ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में गैप ज्यादा होगा? या जो कार्बन के बीच जो डिस्टेंस है 0.14 नैनोमीटर, इससे डिस्टेंस ज्यादा होगा। कितना होगा? 0.34 नैनोमीटर होगा। आई होप आपने इस पॉइंट को नोट किया होगा। अगर हर कार्बन ने एक पाई बॉन्ड फॉर्म किया है तो कार्बन की दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। और यहां देखिए कार्बन डायमंड के केस में देखिए हर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म किए हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके अकॉर्डिंग जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स होगा। यहां देखिए कार्बन ग्रेफाइट के केस में, ये केस है कार्बन ग्रेफाइट का। देखिए ये आपके सामने है, ये केस है कार्बन ग्रेफाइट का। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 होगी। कार्बन ने एक पाई बॉन्ड भी फॉर्म किया है। इसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिए। और इसके अलावा आपको यह भी नोट करना है, अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड होने की वजह से, पाई बॉन्ड होने की वजह से हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है। ये देखिए, ये हमें इस प्रकार से कॉन्जुगेटेड सिस्टम मिलता है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यानी इलेक्ट्रॉन्स मस्ती के साथ इस प्रकार की शिफ्टिंग कर सकते हैं। इस प्रकार की इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, शिफ्टिंग को रेजोनेंस बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी इस केस में, रेजोनेंस होगा, तो ये कंडक्टर होगा। कंडक्टर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आपने इस प्रकार से कार्बन ग्रेफाइट के इस मायावी स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया है। इसके बाद देखिए एल्यूमिनियम नाइट्राइड को, जो कि यहां नेटवर्क स्ट्रक्चर्स की कैटेगरी में मेंशन किया गया है, इसको हम बाद में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अभी हमें इतने ही नेटवर्क स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना है। इसके बाद क्या करेंगे? अगर आपको यहां कोई भी कंफ्यूजन है, आर्गन CCl4 H2 I2 CO2 ये कैसे नॉन पोलर है, HCl SO2 कैसे पोलर है, और कैसे H2O HF हाइड्रोजन बॉन्डेड है, अगर आपको इस पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन है तो चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर किया जाए। जल्दी से देखिए, अगर आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करना होगा तो इस प्रकार से दूर किया जाएगा। नॉन पोलर का केस है। किसका केस है? नॉन पोलर का केस है, तो इस कैटेगरी में आर्गन होगा। किसी और दूसरे टाइप के एटम के साथ ये अटैच नहीं है तो क्या होगा? नॉन पोलर होगा, डाइपोल मूवमेंट 0 होगी। अगर बात की जाए CCl4 की, ध्यान से देखिए, तो यहां आप बोलेंगे कि सर
कार्बन क्लोरीन डिफरेंट टाइप के एटम्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ध्यान से देखिए, क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे ही 3 बॉन्ड और आपके सामने है, इन इलेक्ट्रॉन्स को भी क्लोरीन इस प्रकार से खींच रहा होगा। ध्यान से देखिए, यहां से यहां से यहां से जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, ये रिजल्टेंट इसके साथ इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां से जो रिजल्टेंट आपको मिलेगा, ये रिजल्टेंट इसके रिजल्टेंट को कैंसिल कर रहा होगा। ध्यान से देखिए, इन दोनों के रिजल्टेंट को अगर यहां पर कंसिडर किया जाए इस तरफ, और इन दोनों के रिजल्टेंट को यहां इस तरफ कंसिडर किया जाए, तो मुझे लगता है डाइपोल मूवमेंट इस प्रकार से कैंसिलेशन के बाद नेट डाइपोल मूवमेंट हमें 0 मिल पाएगी। आई होप ये आपने भी अंडरस्टैंड किया होगा। देखिए, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा, इसने इसको कैंसिल किया होगा, नेट डाइपोल मूवमेंट 0 होगी। इसके अलावा CO2 ऐसा होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन खींच रहा होगा, तो देखिए इस प्रकार से डाइपोल मूवमेंट आपको 0 मिल जाएगी। वेक्टर कैंसिलेशन से डाइपोल मूवमेंट आपको 0 मिल जाएगी। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ डाइपोल मूवमेंट मिलती है और नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके लिए μ1 है, तो इसके लिए क्या है? -μ1 है, तो नेट क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया। और अगर आपके सामने ये H2 का केस है, तो यहां तो इलेक्ट्रॉन्स यही होंगे, डाइपोल मूवमेंट 0 होगी। कोई भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सेम टाइप के एटम्स है, तो डाइपोल मूवमेंट इस केस में क्या है? 0 है। आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ऐसे ही I2 का केस है, कोई भी ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा क्योंकि सेम टाइप के एटम्स हैं। यहां भी देखिए डाइपोल मूवमेंट 0 होगी। आई होप नॉन पोलर के सभी केसेस को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, पोलर के हमने किस टाइप से एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड किया, कौन कौन से एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड किया इस मायावी टेबल में। HCl SO2, यहां देखिए वेक्टर कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा। किस प्रकार से नहीं हो पाएगा? ये बेंट है, किस प्रकार से कैंसिल होंगे इनके वेक्टर? हो ही नहीं पाएंगे। और यहां देखिए क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहां देखिए डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है। यहां भी देखिए डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है। ये क्या हुए? पोलर हुए। अब लास्ट में बारी है हाइड्रोजन बॉन्डेड को अंडरस्टैंड करने की। H बॉन्डेड जहां होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी दोस्तों? जब भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, FON फोन, ये आपने सुना होगा 11th क्लास में। उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी। जैसे H2 का केस आपके सामने है, जैसे आपके सामने H2 का केस है, वाटर का केस आपके सामने है, ये इसके पास लोन पेयर है। यहां देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींच रहा होगा? ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज होगा और ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस चार्ज होगा। अब देखिए नेबरिंग H2O मॉलिक्यूल इसके साथ इस प्रकार से इंटरेक्शन में होगा। जो नेबरिंग H2O मॉलिक्यूल का डेल्टा माइनस चार्ज होगा ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन के डेल्टा प्लस चार्ज के साथ इंटरेक्शन में होगा और इसी इंटरेक्शन को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां देखिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसे है। क्लोरीन ने इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां डेल्टा माइनस चार्ज, यहां डेल्टा प्लस चार्ज। डाइपोल बना, 2 पोल है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरेक्शन में होगा, तो कैसी इंटरेक्शन होगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी। दूसरा मॉलिक्यूल इस प्रकार से इसके साथ इंटरेक्शन में होगा। ध्यान से देखिए
डायपोल मूवमेंट नॉन जीरो है, दूसरा मॉलिक्यूल इस प्रकार से इंटरेक्शन में होगा तो ये इंटरेक्शन डायपोल डायपोल है। और देखिए जब भी हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव केमिकल यूनिट सच एज फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, उस केस में दोस्तों इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी। ये डिफरेंट टाइप की इंटरेक्शन है, इससे स्ट्रॉन्गर है, इसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ऐसे सॉलिड्स को हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स बोलेंगे। अब देखिए काफी स्टूडेंट्स ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जितना भी क्लास में पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड हमारी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो जितना मैंने आज आपको सिखाया इससे रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में मैं देना चाहता हूं। थ्योरी पार्ट को बिंदास अंडरस्टैंड कीजिए, सुंदर से प्यारे से नोट्स बनाइए, उसके बाद ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसका आंसर भी देखिए मैंने यहां पर दिया आपको, और आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा ये आंसर। यहां देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर भी मैंने आपको दिया है। तो आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट आता है, थ्योरी पार्ट में कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए। मैं आपके डाउट्स पर गौर फरमाऊंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा। चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं, आपके प्रॉपर डाउट्स ले जाएंगे। और अगर सभी स्टूडेंट्स का कोई कॉमन डाउट है तो नेक्स्ट सेशन में सबसे पहले आपके डाउट्स को ही क्लियर किया जाएगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें और होमवर्क क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप सोचेंगे सर पीडीएफ नोट्स कहां मिलेंगे? आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक आपके सामने है। जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ नोट्स मिल पाए, हमारी तरफ से टाइम पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए। और देखिए एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए अगर आप आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, आप आइकॉनिक और प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये फीचर मुझे अनअकैडमी ऐप का एक बेहतरीन फीचर लगता है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। कभी आपको डाउट हो तो देखिए इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए आस्क के डाउट एक बेहतरीन फैसिलिटी है, आपको इंस्टेंट आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा। इन सभी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। यूसेट के बारे में आपने सुना होगा, एवरी संडे यूसेट कंडक्ट होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको मिल पाएगी और इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे, आप कहां स्टैंड करते हैं। और इससे देखिए स्कॉलरशिप भी मिल पाएगी, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फायदा ही फायदा है। यूसेट के अंदर आपको अपीयर होना है। अपकमिंग बैचेस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। अपना बैच भी देखिए इस लिस्ट में है, जो कि 14 अप्रैल को अनअकैडमी ऐप पर लॉन्च होने जा रहा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाना चाहते हैं तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे YouTube पर आपको पूरा कंटेंट डिलीवर होगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स पाना नहीं चाहते हैं, तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको YouTube पर सब कुछ मिलेगा। YouTube पर आपको उतना कंटेंट डिलीवर किया जाएगा जिससे आप जेईई एडवांस फोड़ सकते हैं, जेईई मेंस, नीट में मचा सकते हैं। इसके बाद देखिए अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो करना ना भूलें ताकि मेरी सभी स्पेशल क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। काफी सारी फ्री क्लासेस होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगी, जहां पर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपकी। तो उन सभी क्लासेस के अंदर आपको अपीयर होना है। इसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और अंत में बड़ा वाला थैंक यू इस सेशन को अटेंड करने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहे, धमाकेदार अंदाज में हम आगे बढ़ते रहेंगे और केमिस्ट्री में मचाते रहेंगे। चलिए रसायन लीला में एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी।